नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अंग्रेजी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउंस की। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि भाषा का एक पूरा का पूरा सीक्रेट कोड है और आज हम इसी कोड को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। चलिए सीधा एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 3 लोग फिल्म देखने गए। अक्सर लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं आई यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। सुनने में एकदम सही लगता है ना? लेकिन क्या आपको पता है ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कोई साधारण नियम नहीं बल्कि गणित और सामाजिक शिष्टाचार का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला छिपा है। आइए इसे समझते हैं। तो हमारा पहला भाग है सर्वनाम क्या है, इसका मूल आधार। भाषा के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन का मुख्य काम एकदम सीधा सा है। ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा की जगह लेते हैं। सोचिए अगर हमें बार बार किसी का नाम लेना पड़े तो बात कितनी अजीब और उबाऊ हो जाएगी। प्रोनाउन एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं ताकि हम उस बोरियत और दोहराव से बच सके। लेकिन हाँ, ये कभी भी उस नाउन के साथ नहीं आते जिसकी जगह ये ले रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कर्ता यानी नॉमिनेटिव और कर्म यानी ऑब्जेक्टिव कारक। ये वाक्य की संरचना कैसे तय करते हैं, चलिए देखते हैं। वाक्यों में ये सर्वनाम अपनी जगह कैसे बनाते हैं, ये काफी दिलचस्प है। यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है वर्ब यानी क्रिया का। क्रिया ना एक तरह से बॉर्डर या डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करती है। नियम बड़ा आसान है। नॉमिनेटिव प्रोनाउंस जैसे ही, शी, आई, वी आमतौर पे क्रिया से पहले आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जैसे हिम, हर, मी, अस हमेशा क्रिया के बाद। काफी सिंपल है ना? लेकिन जरा रुकिए, भाषा में कोई भी नियम बिना अपवाद के तो होता नहीं। कुछ खास ट्रिगर वर्ड्स और प्रेपोजिशंस होते हैं जो इस नियम को थोड़ा घुमा देते हैं। शब्द जैसे लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक या अनलाइक, इनके तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है। उदाहरण के लिए ऑल बट हर हैव कम, यहाँ शी कहना पूरी तरह गलत होगा। बट आ गया तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर ही लगेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो हम सबने कभी ना कभी की है। रोजमर्रा की बातचीत में इट इज मी कहना बहुत ही आम है, पर व्याकरण के हिसाब से ये एकदम गलत है। रूल ये है कि अगर वाक्य इट और बी के किसी भी फॉर्म जैसे इज या वॉज से शुरू होता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। तो सही वाक्य होगा इट इज आई हु रोट दिस बुक। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर व्याकरण की कसौटी पर यही 100% सच है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सर्वनामों का क्रम। ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये भाषा का एक बहुत ही शानदार शिष्टाचार कोड है। याद है हमने शुरुआत में उस फिल्म वाले वाक्य की बात की थी? जब हम एक से ज्यादा लोगों का जिक्र करते हैं तो उन्हें किस क्रम में रखना है, ये 2 बहुत ही खास बातों पर निर्भर करता है। पहला कि बात एकवचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की हो रही है या बहुवचन की, और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट वाक्य का टोन कैसा है। क्या कोई तारीफ हो रही है, कोई सामान्य बात है या फिर किसी पर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है और बात किसी अच्छे काम या तारीफ की हो रही है तो बस एक जादुई नंबर याद रखना है, 2 3 1, 2 3 1। इसका मतलब है सबसे पहले सामने वाला यानी सेकंड पर्सन, फिर कोई तीसरा इंसान यानी थर्ड पर्सन और सबसे आखिर में आप खुद यानी फर्स्ट पर्सन। इस नियम के पीछे की सोच सच में कमाल की है। जब भी कुछ अच्छा हो जैसे कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, तो शिष्टाचार क्या कहता है? दूसरों को आगे रखो। इसलिए हम कहते हैं यू, ही एंड आई। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तब असली विनम्रता ये है कि जिम्मेदारी सबसे पहले खुद ली जाए। तब ये कोड पूरी तरह पलटकर 1 2 3 हो जाता है। तो इल्जाम के वक्त सही वाक्य होगा आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम। इस 2 3 1 वाले नियम को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका है। एक बड़ी पुरानी कहावत है द डोंकी कम्स द लास्ट, जिसका मतलब है गधा सबसे अंत में आता है। ये सिर्फ एक मजाकिया तरीका है ये याद रखने का कि जब भी कोई सकारात्मक बात हो तो बोलने वाले को यानी आई को हमेशा दूसरों के बाद एकदम लास्ट में आना चाहिए। है ना दिलचस्प? चलिए अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, इट के अनेक उपयोग और इसके अनोखे प्रयोग। ये जो छोटा सा शब्द है ना इट, ये दिखता बड़ा साधारण है
पर इसके काम बहुत फैले हुए हैं। आमतौर पर इंसानों के लिए हम ही और शी लगाते हैं, लेकिन जब जेंडर क्लियर ना हो तब क्या? तब यही इट हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए और यहाँ तक कि छोटे बच्चों यानी शिशुओं के लिए भी इट का ही इस्तेमाल किया जाता है जब उनका लिंक स्पष्ट ना हो। और रोजमर्रा की जिंदगी में तो इट के बिना काम ही नहीं चल सकता। चाहे आपको टाइम बताना हो, मौसम की बात करनी हो, कोई दिन या तारीख बतानी हो, जैसे इट इज़ रेनिंग या इट इज़ 7 o'clock, तो ये इट एक बहुत ही ज़रूरी डमी सब्जेक्ट का काम करता है। ये वाक्यों को बिखरने से बचाता है और उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण, यानी भाषा का एक बेहद ही खूबसूरत काव्यात्मक पहलू। ये ग्रामर का शायद सबसे अमूर्त और पोएटिक हिस्सा है। क्या आपको पता है कि बेजान चीजें भी अपनी भावनाओं के हिसाब से अपना जेंडर बदल सकती है? बिल्कुल। जब हम निर्जीव चीजों का मानवीकरण करते हैं, यानी उन्हें इंसानों की तरह पेश करते हैं, तो इट की जगह ही या शी का इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज ताकत, गुस्सा या बहादुरी जैसे मर्दाना गुण दिखाती है, तो उसे ही या हिज दिया जाता है। और अगर बात सुंदरता, प्यार या ममता जैसे सौम्य गुणों की हो, तो उसके लिए शी या हर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसे कुछ बेहतरीन उदाहरणों से समझते हैं। तपते हुए सूरज को देखिए, वो एकदम क्रोध में होता है, इसलिए हम कहते हैं द सन शाइन्स विथ हिज फ्यूरी। उफनते समुद्र की प्रचंड ताकत के लिए भी हिज माइट कहा जाता है। लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं, उस प्रकृति की जो एक माँ की तरह सबका पोषण करती है, तो हम कहते हैं नेचर शावर्स हर लव। सोचिए, हमारी भाषा कैसे बेजान दुनिया में भी कितनी खूबसूरत नाटकीयता और भावनाएं भर देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज हमने देखा कि सर्वनाम सिर्फ नाउन को रिप्लेस करने वाले बोरिंग शब्द नहीं हैं। ये सम्मान और शिष्टाचार का एक पूरा गणित है और प्रकृति को देखने का एक काव्यात्मक नजरिया भी। जरा सोचिए, ये ऐतिहासिक और अलिखित नियम आज भी हमारे सोचने के तरीके को और हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को किस तरह चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी ही भाषा को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।